Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start opinion page. आज हम देखेंगे डॉन आर्टिकल नेमली पीस डिवाइडेंड, ठीक है, रिटन बाय माहिर अली। इसको हम एनालाइज करने से पहले एज यूजुअल अपनी वोकेबलरी की जानिब बढ़ते हैं ताकि जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग हमें पहले ही मालूम हो जाएं और हमें इसको क्रिटिकली एनालाइज करने में कोई भी मुश्किल पेश ना आए। ओके व्यूवर्स, हम अपनी वोकैब को आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ये हम वोकेबलरी किस हिसाब से पढ़ रहे हैं, पीस डिवाइडेंड जो कि माहिर अली ने लिखा है ओपिनियन पेज पर, उसके हवाले से हम इसको वोकेबलरी को देखेंगे। सो द फर्स्ट वन वर्ड इज नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब होता है मुज़ाकरात करना। कॉन्सिडर्ड, कॉन्सिडर्ड होता है तस्लीम कर लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट वन है इंटरलोक्यूटर्स, बातचीत करने वाले, ठीक है। दो हों तो उनके जो वन पर्सन होगा उसको इंटरलोक्यूटर्स में वो आएगी, वन पार्टी जो होगी। नेक्स्ट वन स्पर्ट, स्पर्ट होता है हौसला अफजाई करना। आगे है इनएविटेबल, इनएविटेबल नागुजीर, ठीक है, जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी, ठीक है। आगे आता है अनलीस्ट, अनलीस्ट मतलब उतारा गया। आगे है प्रीडिक्टेबली, मुतवक्को तौर पर। प्रिलिमिनरी, इब्तदाई। एम्बार्गो, पाबंदियां लगाना, सैंक्शंस लगा देना। एम्बेसीज हैं, एम्बेसीज होती हैं सफ़ीर, ठीक है, एम्बेसीज होते हैं मुख्तलिफ, वो सफ़ीर होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रीप, रीप है काटना। नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूवी आइड यानी शबनम आंखों वाला जो कि क्लियर ना हो। नेक्स्ट है हमारे पास मैनीफोल्ड, मैनीफोल्ड यानी कि कई गुना। नेक्स्ट आता है ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड होता है शुक्रगुजारी। नेक्स्ट वन है कॉर्डियल, कॉर्डियल रिलेशंस किसी के दरमियान दोस्ताना रिलेशंस, ठीक है। इनवेरिएबल हमेशा। क्रेडिबल मोतबर। नेक्स्ट वन इज इंटरमीडियरी, दरमियानी। नेक्स्ट वन हॉल्टिंग, हॉल्टिंग मतलब किसी चीज का बुलंद होना के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और यहाँ पर हॉल्टिंग मानी दे रहा है रोकने के। मेंडेड फ्रेड, मेंडेड फ्रेड का मतलब है ठीक हो गया है। नेक्स्ट वन इज एम्ब्रॉयलमेंट, एम्ब्रॉयलमेंट यानी किसी किस्म की उलझन होना, ठीक है। नेक्स्ट वन है एक्सीलरेटेड, एक्सीलरेटेड का मतलब होता है किसी चीज की स्पीड का तेज हो जाना। नेक्स्ट वन है कॉम्प्लेंसी, कॉम्प्लेंसी होती है तस्कीन हो जाना। नेक्स्ट है डिसर्न, डिसर्न मतलब समझाया, ठीक है। आगे चल रहे हैं हम जिसमें आ रहा है रिप्रोचमेंट, रिप्रोचमेंट है मेल जोल। एट्रोशियस जालमाना। नॉट विथ स्टैंडिंग इसके बावजूद। हॉस्टिलिटी दुश्मनी। डेप्रीमेंटल नुकसानदेह। मल्टी फेरोशियस, मल्टी फेरियस मुतादद। हिदरटो अब तक। रिमॉन्स्ट्रेट मुजाहिरा करना, ठीक है जी। ये हमारे पास कुछ वर्ड्स थे जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे जो कि हमें पीस डिवाइडेंट आर्टिकल के अंदर नज़र आएंगे। इनके मीनिंग हमने देख लिए हैं और अब हमें एनालाइज करने में आर्टिकल को आसानी होगी। ओके व्यूअर्स, तो हम आ रहे हैं अपने आर्टिकल की जानिब जो कि है पीस डिवाइडेंड, जिसको लिखा है माहिर अली ने, ठीक है जी। पीस डिवाइडेंड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो डिवीजन हुई हुई थी दुनिया में, ठीक है, जो डिवाइडेड कंट्रीज थे उनके दरमियान एक पीसफुल किस्म की सिचुएशन आई है, ठीक है। अब उनमें कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, एक सऊदी अरेबिया और सेकंड हमारे पास है ईरान, ठीक है। अभी हम देखेंगे किस तरह चलकर सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान पीस आया है, पीस कायम हुआ है, तो उसी हवाले से माहिर अली यहाँ पर लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं पीस डिवाइडेंड को, ठीक है। अब पीस डिवाइडेंड यानी कि दो जो लोग यानी दो जो कंट्रीज डिवाइड हुए हुए थे, दो जो सोचें डिवाइड हुई हुई थी, उनमें पीस आया है, ठीक है। आगे हम इसको स्टार्ट करते हैं तो आपको ये साथ साथ समझ में आता जाएगा। Okay, ji, let's start reading. A few days ago, so the negotiators considered most of the short-term demands of their Houthis interlocutors in Sana's setting the scene for the potential resolution of a conflict that has spurred one of the world's humanitarian crises since it was launched by Riyadh 8 years ago. ठीक है, इस पैराग्राफ का आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। इसमें क्या है बेसिकली, यहाँ पर हौदिस की बात हो रही है, ठीक है। और साना की, साना क्या है, ये कैपिटल है यमन का, ठीक है। साना है कैपिटल यमन का और इस पर कब्जा किया हुआ है हौदिस ने, ठीक है। हौदिस ने यमन की नदरन एरियाज की तरफ और साना जो इसका कैपिटल है वहां पर कब्जा किया हुआ है। और ये बेसिकली पहले एक सिविल वॉर थी और 9 साल से ये जंग चल रही है, लेकिन कुछ ही अरसे में देखा ये जाता है कि ये सिविल वॉर किस वॉर में तब्दील हो जाती है, प्रॉक्सी वॉर में। प्रॉक्सी वॉर एक ऐसी वॉर होती है यानी कि सरजमीन तो यमन की इस्तेमाल हो रही है
मगर 2 कंट्रीज़ जो बाहर के हैं, वो सरज़मीन को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी लड़ाई के लिए और वो 2 कंट्रीज़ कौन-से हैं? एक ईरान और दूसरा कौन-सा है? सऊदी अरेबिया, ठीक है? अब यमन जो है, यमन के साथ में है सऊदी अरेबिया और जो हमारे पास हाउथीज़ हैं, उनके साथ में हमें नज़र आ रहा है ईरान, ठीक है? अब हाउथीज़ जो हैं उसने यहाँ यमन के इलाके पर कब्ज़ा किया हुआ था और ये 9 साल से जंग चल रही थी मगर ये जंग जो है वो थमती हुई दिखाई दी है और एक पीस कायम होता दिखाई दिया है किसके दरमियान? सऊदी अरब के दरमियान और ईरान जो नेगोशिएटर्स हैं उनके दरमियान, ठीक है? तो बेसिकली क्या हुआ है, यमन के लोगों के लिए एक पुरसुकून जो है वो माहौल क्रिएट हुआ है। नेक्स्ट आगे देखते हैं इनेविटेबली मैनी हर्डल्स रिमेन टू बी क्रॉस्ड बट दिस कुड मार्क द बिगिनिंग ऑफ द एंड फॉर वन ऑफ द 21st century stupidest wars unleashed by an ill-advised prince who absurdly assumed it would take only months if not weeks to establish Saudi hegemony over a broken Arab nation with which the kilometer shares a 1300 kilometer border। यहाँ पे बेसिकली क्या था आपको एक बैकग्राउंड भी बताया जा रहा है कि सऊदी अरब से भी ये वॉर जो है उस तरीके से प्रॉक्सी वॉर में तब्दील हुई कि हर कोई अपनी हेजमनी कायम करने की कोशिश कर रहा था और एब्सर्डिटी इस हद तक थी, इस हद तक जो है वो मुज़हक़ा ख़ेज़ हमें चीज़ें नज़र आती थीं कि वो चाह रहे थे कि हमारी हेजमनी कायम हो जाएगी, सऊदी अरब चाह रहा था हमारी हो जाएगी, ईरान चाह रहा था हमारी हो जाएगी और एक प्रॉक्सी वॉर की सिचुएशन कायम की हुई थी इन्होंने यमन में, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक है? यमन के लोगों की जानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा था, 9 साल से ये जंग जो है वो चल रही थी यमन में, ठीक है? आगे देखते हैं हम प्रिडिक्टेबली इट डिड नॉट टर्न आउट दैट वे एंड एट लॉन्ग लास्ट द सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान might have seen the light. Most of the Houthis' preliminary demands have been considered after the first publicized meeting between both side representatives। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, दोनों साइड से रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं, कहाँ-कहाँ से आए हैं? ठीक है, सऊदी अरब से और ईरान ईरान की तरफ से, ठीक है? इन दोनों के दरमियान जो है वो एक पीसफुल एग्रीमेंट हो गया है, 6 माह के लिए रोकथाम लगा दी गई है, किसी भी किस्म की जो है वो वायलेशन ना की जाए यमन में, ठीक है? अब देखते हैं ऑन संडे रियाज एम्बेसडर टू यमन वाज पिक्चर्ड अलोंगसाइड हाउदीज लीडर अली कारशा on whose head the Saudis had placed a $5 million price less than six years ago। 5 million, sorry, $5 million price less than 6 years ago, ठीक है? He kept his head and the Saudi side has agreed to long-standing demands to restore the salaries of public employees in Houthi control northern Yemen as well as to ease the embargo that has for too long deprived most Yemenis of basic necessities। यहाँ पर बात क्या हुई है? यहाँ पर बात ये हुई है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो मौजूद लोग हैं यमन में, ठीक है? जहाँ पर हौथीज़ ने कब्ज़ा किया हुआ है नदरन एरियाज़ की बात की जाए या फिर साना की बात की जाए, ठीक है? यमन का जो कैपिटल है, वहाँ पर जो भी उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उनको महरूम किया गया, उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ से महरूम किया गया है। तो यहाँ पर यही मुआहिदा हुआ है कि उनको इन नेसेसिटीज़ से महरूम ना रखा जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ क्योंकि इस जंग के दौरान, इस 9 साल की जंग के दौरान उन लोगों की जानें गई हैं। बहुत ही एक बुरी सिचुएशन थी और वो बेचारे सिर्फ़ और सिर्फ़ बैरूनी एड का ही इंतज़ार करते रहते थे। तकरीबन 90% 90% जो हैं वो वहाँ के लोग जो हैं वो बैरूनी एड का ही इंतज़ार करके अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे थे और गुज़ारा कर रहे थे। आगे चलते हैं जी। The evolving peace deal appears to be a direct consequence of the unexpected agreement signed by Saudi and Iranian embassies in Beijing a month ago। चाइनीज़ डिप्लोमेसी हैज़ बिगन टू रीप रिवॉर्ड। अब ये बेसिकली आपको ये बताती चलूँ कि ये किसकी वजह से ये जो है वो डील हुई है यानी कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान, ठीक है? ये बेसिकली चाइना ने करवाई है और चाइना की जो डिप्लोमेसी है वो रिवॉर्ड लेती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि अब चाइना का जो हमें टर्न नज़र आ रहा है, जो शिफ्ट नज़र आ रहा है वो साउथ एशिया से मिडल ईस्ट की तरफ जो है वो चला गया है। ठीक है? At the time, even those Western commentators who hesitatingly hailed it as a potential breakthrough that could shift the geopolitical dynamics in the Middle East were reluctant to concede that it would have any immediate effects in Yemen। ठीक है, अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बेसिकली जो यमन में ये बेहतरी आई है, ये इफेक्ट नज़र आ रहे हैं, वो जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स से चेंज आकर जियो इकोनॉमिक की तरफ आया और वो कौन लेकर आया है? चाइना लेकर आया है। द रॉन्ग वर they wrong were and although it would
be foolish to jump to any dewy-eyed conclusions about a Yemeni rebirth, whether as a single country or a reversion to the pre-1992 state solution. No one can deny that the likelihood of the lasting peace has lately been enhanced many folds. ठीक है, इसके मुतअद्दद जो है वो कंक्लूजन्स निकल सकते हैं। अब ये कंफर्म नहीं है हमें कि इसका बेहतर ही सॉल्यूशन निकलेगा या चाइना के लिए वाकई में आगे चल के फ़ायदेमंद होगी या नहीं होगी। बहरहाल सिचुएशन तो यही नज़र आ रही है कि चाइना ने इनके दरमियान पीसफुल एक एग्रीमेंट करवा दिया है, तो उस हवाले से भी हमें ये एक तासुर दिया जा रहा है कि चाइना की भी हेजमनी कायम होती है और पावरफुल वो होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड इफ एनी फॉरेन पावर डिजर्व सम ग्रेटिट्यूड फॉर फैसिलिटेटिंग द प्रोसेस, इट इज़ चाइना which maintains cordial relation with both Tehran and Riyadh, rather than the US, whose bias invariably rules it out as a credible intermediary in such cases right as to the outset or at any time since then. The US could have made it nigh impossible for the Saudis to pursue their sordid mission in Yemen by halting arms sales and cutting off technical and logistical aid. ठीक है, यहाँ पर आपको ये बहुत मेन पॉइंट है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो चाइना है, चाइना ने ही मेंटेन किए हैं कॉर्डियल रिलेशंस, यानी कि कॉर्डियल टाइज़, दोस्ताना इनका टाई करवाया है तेहरान और रियाज़ के दरमियान, ठीक है? जो कि यूएस नहीं करवा पाया काफ़ी सालों से। क्यों? क्योंकि उसका एक हमेशा से बाइस यानी कि बहुत जानिबदाराना रवैया रहा है, वो एक की ही हमेशा साथ देता है, ठीक है? तो इस हवाले से यहाँ पर यूएस तो हमें फ़ेल होता दिखाई दे रहा है और चाइना जो है वो ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। It did not, or nor did it British underlining, so it must hurt that the Saudis are not eternally grateful, but Riyadh was taken aback in 2019 while its close friend Donald Trump was still in power when the US failed to retaliate against Iran for a Houthis drone attack on Saudi oil fields that was blamed on Tehran. The UAE, which had stupidly allied itself with the Saudi misadventure, was similarly shocked by drone strikes in Abu Dhabi. The Emiratis responded by disengaging from the Yemeni conflict and later mended frayed relations with Iran. ठीक है, अब इसके अंदर बेसिकली आपको क्या बताया जा रहा है, इसमें यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि किस तरह से जो है वो अगर हम पुरानी बैकग्राउंड की तरफ जाएँ तो यूएस में जब डोनाल्ड ट्रम्प थे तब तो क्लोज़ फ्रेंड था, यहाँ पर काफ़ी हद तक इसका एक हेजमनी कायम थी मिडल ईस्ट की तरफ। लेकिन जो है वो अब जबकि बाइडेन की हुकूमत आ चुकी है, सो हमें यहाँ पर चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है और यूएई की तरफ जो है वो रुझान जो है वो चाइना की तरफ दिखाता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? क्योंकि चाइना यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रहा है। और यहाँ पर यूएस जो है वो उसकी जो है वो कमज़ोर होता क्यों नज़र आया, जस्ट बिकॉज़ के क्योंकि कुछ अरसे से जो है वो यूएस की पॉलिसीज़ की वजह से, उसके अलावा जो हमें हम जर्नलिस्ट मिलते हैं जो कि सऊदी जर्नलिस्ट थे, ठीक है? जमाल खशोगी जो हैं उनके मर्डर के बाद भी सऊदी और यूएस के रिलेशंस जो हैं वो काफ़ी ख़राब हुए थे। The Saudis too by then had begun to recognize the folly of their embroilment and have pursued negotiation with both Iran and the Houthis since at least 2021, with Oman serving at the go-between and China's push clearly accelerated progress, and its fruits are now visible, even though it's much too early to say whether they will turn out to be bitter, sweet or sour. ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली ओमान जो कि इसका सऊदी अरब, ओमान जो है यमन के पड़ोसी ममालिक थे, इन्होंने भी काफ़ी कोशिश की थी कि कुछ बेहतरी लाई जाए यमन की कंडीशन में, लेकिन बेसिक वजह कौन बना है? चाइना बना है। चाइना ने क्लियरली एक्सेलरेट किया है प्रोग्रेस को, ठीक है? लेकिन ये कहना अभी क्लियर नहीं होगा, हम नहीं ये कह सकते कि इसका जो आउटकम है, जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं, वो बिटर होंगे, स्वीट होंगे या सॉर होंगे। There is no cause for complacency in the case of Yemen. It remains to be seen how the negotiations play out, and further conflict remains a possibility. But an unexpected ray of hope can also be discerned. Then there is broader concept with whether rapprochement between the two atrocious regimes in Riyadh and Tehran are to be welcomed. लेकिन हम इसमें ये कह सकते हैं कि जो टू atrocious regimes थी, ठीक है, जो दो जालमाना, जो शिद्दत पसंद जो हमें regimes नज़र आ रही थी, उनमें काफ़ी हद तक जो है वो वेलकम हुआ है पीस, ठीक है? But notwithstanding the nature of two regimes, it had long been obvious that the hostility between them has, from all possible perspectives, been detrimental to interest of the Middle East in multifarious ways. The current goodwill reflected in recent days in mutual visit related to reopening of embassies and hitherto almost unthinkable prospect of state visit to Riyadh by the Iranian president may not endure. But as long as it does, the benefits could flow through to Syria and Lebanon, ठीक है? लेकिन कहा जाए तो इन ये जो
हॉस्टिलिटी थी वो काफ़ी हद तक कम हुई है। एक बेहतर पर्सपेक्टिव हमें नज़र आ रहा है मिडल ईस्ट की तरफ से। मुतअद्दिद वेज़ में हमें एक गुड विल जो है वो नज़र आ रही है, उसी चीज़ को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। इससे आगे हमें चल के देखेंगे सीरिया एंड लेबनान को भी काफ़ी हद तक फ़ायदा हो सकता है। Of course, US hegemony in the Middle East hasn't ended, but it has suffered what future historians might look upon as an irrecoverable blow. No wonder the CIA director has lately been in Riyadh to remonstrate about being blindsided by his Saudi friends. But amid his many other woes, Benjamin Netanyahu is watching his pet fantasy of Saudi Israeli centered axis against Iran go up in smoke. ठीक है, यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि यूएस की हेजमनी खत्म तो नहीं होगी मिडल ईस्ट में, मगर फिर भी फ्यूचर यही देखा जा रहा है कि ये एक रिकवरेबल ब्लो जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है हमें। क्यों? और उसके अलावा दूसरे नजरिए की तरफ देखें तो बेंजामिन जो हमें हैं नजर आ रहे हैं, ठीक है, इसराइली जो पीएम है, वो उनके हवाले से हम देख सकते हैं कि इसराइल ने भी अपना एक प्रॉपर एक एक्सिस क्रिएट किया हुआ था, ठीक है, और एक अपनी हेजमनी बनाई हुई थी, लेकिन वो भी हमें जो है वो गो अप इन स्मोक जो है वो दिखाई दे रही है, ठीक है। ओनली टाइम विल टेल वेदर वी आर वॉचिंग द कंटूर्स ऑफ एन ऑल्टरनेटिव चाइना सेंटर्ड वर्ल्ड ऑर्डर टेक शेप। इट्स consequences won't always be pleasant, but this is not a bad start for Xi Jinping। जी जिनपिंग कौन है? चाइना के पीएम हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो बात की जा रही है, प्रेसिडेंट है, सॉरी, ठीक है, चाइना के। तो उस हवाले से यहाँ पर बताया जा रहा है आपको कि चाइना ने जो एक ये पॉलिसी तश्कील दी है, यानी ये टाइज करवाए हैं, और मिडल ईस्ट में जो इसकी बढ़ती जा रही है पावर, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे ही हों, प्लेजेंट ही हों, हम ये यकीन से नहीं कह सकते। बट हम ये भी कह सकते हैं दूसरी जानिब कि ये एक बैड स्टार्ट नहीं है जी जिनपिंग की जानिब से। ठीक है जी, ये था हमारा जो है क्रिटिकली एनालिसिस इस आर्टिकल का, पीस डिवाइडेंड का, माहिर अली का। अगर आपको ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।